नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कुछ भारतीय खिलाड़ियों के साथ एशियाई खेलों में भेदभाव को लेकर खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चीन का अपना दौरा रद्द कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चीन का यह रवैया खेल भावना के खिलाफ है। चीन में शनिवार से शुरू होने वाले एशियाई खेलों पर विवाद का साया मंडराने लगा है। भारत के 3 वुशु खिलाड़ियों को वीजा देने से इनकार करने का भारत ने तीखा विरोध किया है। ये तीनों खिलाड़ी अरुणाचल प्रदेश से हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। चीन की कार्रवाई खेल भावना के खिलाफ है। चीन की कार्रवाई से भेदभाव जाहिर होता है। विरोध स्वरूप खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर चीन नहीं जा रहे हैं। ये भी कहा गया है कि अपने हितों की हिफाजत के लिए भारत का उचित कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित है। इस तरह के हरकतों से अरुणाचल का कोई स्टेटस बदलने वाला नहीं है। अरुणाचल हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है और रहने वाले हैं। अरुणाचल का इतिहास और अरुणाचल के लोगों का भावना को बदल नहीं सकते। जहां तक एशियन गेम्स का सवाल है, चाइना ने जो कदम उठाए वो इलीगल है, अनएथिकल है। ओलंपिक चार्टर के अंदर किसी खिलाड़ी को किसी राजनीतिक कारण से आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं उसके साथ। दरअसल इन 3 में से 2 खिलाड़ियों को एशियाई खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन जब वो अपना वीजा डाउनलोड नहीं कर पाई तो पता चला कि उन्हें वीजा नहीं मिला है। एक खिलाड़ी को बताया गया कि वे हांगकांग से आगे यात्रा नहीं कर सकती। भारत ने इसी का तीखा विरोध किया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे खेल संपादक विमल मोहन हमारे साथ जुड़ गए। विमल, ये पूरा मामला आखिर है क्या और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? क्योंकि ये जहां तक खेल की बात होती है, हम जानते हैं कि खेल जो है वो आपसी रिश्तों को मधुर करने के लिए होते हैं, लेकिन उस पर भी चीन जो है वो अपनी कूटनीति को लादना चाह रहा है। देखिए, बहुत समय से ऐसा हुआ है कि स्पोर्ट्स जो है शो ऑफ स्ट्रेंथ का एक तरीका हो गया। मिलिट्री एक तरीका होता है, डिफेंस का, या जो आपके पास आर्म्स एम्यूनिशन है उसको आप शो ऑफ करते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स एक शो ऑफ का तरीका हो गया है, शो ऑफ स्ट्रेंथ का। और चाइना जो लग रहा है उसको इस्तेमाल कर रहा है। कई बार ऐसे, ये पहला वाकया नहीं है, लेकिन ये मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट में इस तरह से किसी को रोकना ये बड़ी बात है। और खासकर वो तब एक दिन बाद आपका एशियन गेम शुरू होने वाला, जहां पे आपको न सिर्फ एशिया के जो 200 कंट्री के जो ओलंपिक नेशंस होते हैं उनकी नज़र होती है। उनकी नज़र इसलिए भी होती है क्योंकि वो इन सारे जितने यहाँ के हैं, एफ्रो गेम्स हैं, ये सारे, या यूरोपियन गेम्स है, ये सारे आप प्लेयर्स को देखते रहते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं, और उस लिहाजन आपके खिलाड़ियों पे उनकी नज़र होती है। अगर चाइना ने ये किया है, इसका एक मतलब जो भी स्पोर्ट्स में है या जो भी लोग देखते हैं उसको ये समझते हैं कि क्या स्पोर्ट्स को आप अपनी कूटनीति को सॉल्व करने का जरिया बनाना चाहते हैं। क्योंकि जैसा आपने बोला कि स्पोर्ट्स जोड़ता है। मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था कि नेल्सन मंडेला ने जेल में थे 27 साल और बाद में आए तो एक फुटबॉल ग्राउंड पे जाके गए, क्योंकि वो स्पोर्ट्स को एक यूनिफाइंग फैक्टर की तरह से देखते थे। वो कहते थे स्पोर्ट्स हैज द पावर टू चेंज द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स दुनिया बदल सकती है। और इसके इतिहास में कई एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन चाइना ने जो अभी जो रुख अख्तियार किया है, स्पोर्ट्स को अगर आप इस्तेमाल करते हैं, अब देखिए इंडिया पाकिस्तान के बीच में बिटर रिलेशन था। अटल जी ने क्रिकेट डिप्लोमेसी शुरू की 98-99 के बाद। तो आप अभी भी एक पहल हुई है, भारत के कुछ नुमाइंदे वहाँ गए, राजीव शुक्ला गए थे वहाँ पे। तो अगर आप स्पोर्ट्स का इस्तेमाल इस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि इश्यूज तो ऐसा कोई नहीं हो सकता है कि कोई 2 कंट्री हो और उसके बीच में इश्यूज नहीं है। इश्यूज मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन जो तरीका निकाला है वो स्पोर्टिंग नहीं है तरीका। खासकर तब जब आप मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। एक दिन बाद कल ओपनिंग सेरेमनी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए का कुनबा आज और बड़ा हो गया। कर्नाटक में प्रभाव रखने वाली जनता दल सेक्युलर आज एनडीए में शामिल हो गई। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने आज गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बीजेपी के गठबंधन का ऐलान किया। इस मौके पर आपको बता दें कि अमित शाह से मुलाकात के बाद कुमारस्वामी ने कहा कि हमने औपचारिक रूप से कुछ मसलों पर बात की है और हमारी ओर से कोई मांग नहीं है।
इसकी बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि जनता दल सेक्युलर ने एनडीए का हिस्सा बनने का फैसला किया है। हम एनडीए में उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। इससे एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन न्यू इंडिया स्ट्रांग इंडिया को और मजबूती मिलेगी। Today formally we discussed about joining hand with BJP by joining NDA partner. Actually, we have discussed preliminary issues formally. All those outcome will going to be announced at a appropriate time. And what are your demands? How many? There is no demand. There is no demand. आगे आने वाले 2024 की गवर्नमेंट फिर एक बार मोदी जी यानी 302 पार कर रहे हैं। वहीं सभी नव भारत निर्माण में आई थिंक द कर्नाटक से जेडीएस आल्सो हैव जॉइन फॉर द एनडीए अलायंस। तो डेफिनेटली मैं भी उनका स्वागत करता हूं। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट नड्डा जी और हमारे अमित भाई शाह होम मिनिस्टर, इन्होंने उनको अब भी वेलकम किया है। निश्चित रूप से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी उनको वेलकम कर रही है और आगे आने वाले इलेक्शन में एनडीए फिर एक बार सत्ता में आ रही है और कर्नाटक में हम फुल मेजोरिटी के साथ यानी पूरे लोकसभा के सभी सीट जीत रहे हैं। हमारे साथ हमारे डिप्टी एडिटर साउथ निहाल किदवई जुड़ गए। निहाल, ये जो आज मीटिंग हुई और जिसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि जनता दल सेक्युलर अब एनडीए का हिस्सा हो गई। हालांकि कुमारस्वामी ने उतने स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा, लेकिन बातचीत हुई है, अनाउंसमेंट भी हुआ है। सीटों को लेकर कहा गया है कि बाद में घोषणा की जाएगी, लेकिन कितना महत्वपूर्ण है यह गठबंधन कर्नाटक की सियासत के लिए? देखिए, जेडीएस और बीजेपी दोनों के लिए ये गठबंधन काफ़ी अहम है और इसकी चर्चा काफ़ी दिनों से हो रही थी। लेकिन पहली बार ऐसा आप देख रहे हैं जब दोनों ही पार्टियों के राष्ट्रीय नेता ने खुल करके इस बात की घोषणा की है कि अब गठबंधन हो गया है। अब इसमें दूसरा जो सवाल ये उठता है वो ये उठता है कि जो 28 सीटें हैं कर्नाटका में लोकसभा की, उसमें से जेडीएस कितनी सीटों पे लड़ेगी और बीजेपी कितनी सीटों पे लड़ेगी। तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ओल्ड मैसूरू रीजन, इसके अंदर लोकसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों में से जेडीएस 6 सीटें चाहती है, लेकिन बीजेपी ऐसा बताया जा रहा है कि 3 से 4 सीटें देने के लिए तैयार है और इसी बात को लेकर के अभी और भी कुछ दौर की बैठकें होंगी और इसीलिए कुमारस्वामी ने यह कहा है कि सही वक्त पर यह बताया जाएगा कि सीट शेयरिंग कब होगी। लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है जेडीएस के खेमे से, उसके मुताबिक दुर्गा पूजा के बाद यानी 24 अक्टूबर को दुर्गा पूजा है और दुर्गा पूजा के बाद तक आप ये कह सकते हैं कि सभी जो बातें हैं, जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। ये भी तय हो जाएगा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। जो कुमारस्वामी या जेडीएस की जो मांग है तकरीबन 4 सीटों की, 4 से 6 सीटों की, उसमें से कितने सीटों के लिए बीजेपी सहमत होती है। और बीजेपी, आपको याद होगा कि जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उसमें 28 में से 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी। एक सोमलता जो मंड्या से जीती थी वो बीजेपी के समर्थन वाली उम्मीदवार थी। एक सीट जेडीएस को मिली थी, एक सीट कांग्रेस को मिली थी। तो इस बार जेडीएस कांग्रेस दोनों साथ आई है। कुमारस्वामी ने एक बात और कही कि चूंकि कावेरी का मसला बहुत बड़ा हो रहा है, कल मंड्या में बंद भी बुलाया गया है और ऐसी सूरत में अमित शाह के साथ साथ जेपी नड्डा और दूसरे नेताओं से उन्होंने कावेरी समस्या की भी बात की। लेकिन इतना तय है कि अब एक तरह से औपचारिक इस बात का ऐलान हो गया कि जेडीएस और बीजेपी साथ मिलकर 28 सीटों पर यहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर के मामला फंसा हुआ है, जो कि दुर्गा पूजा तक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निहाल इस तमाम जानकारी के लिए। और हॉट टॉपिक में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे G20 की कामयाबी के पीछे की जो टीम है उसके साथ पीएम मोदी का डिनर। दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की सफलता का जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत मंडपम में डिनर का आयोजन किया है। इस डिनर के लिए कुल 22 विभागों और मंत्रालयों के 3000 लोगों को आमंत्रित किया गया। डिनर से पहले पीएम मोदी ने G20 को सफल बनाने में योगदान देने वाली टीम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उन्हीं के कारण आज भारत और G20 की सफलता की दुनिया भर में प्रशंसा की जा रही है। उन्होंने कहा कि आप सबने मिलकर देश का नाम रोशन किया है। कुछ साल पहले हमारे देश में कॉमनवेल्थ गेम्स
का कार्यक्रम हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से वो ऐसी चीजों में वो इवेंट उलझ गया कि उस समय के जो लोग करने धरने वाले थे वे भी बदनाम हुए, देश भी बदनाम हुआ और उसमें से सरकार की व्यवस्था में और एक स्वभाव में ऐसी निराशा फैल गई कि यार ये तो हम नहीं कर सकते, गड़बड़ हो जाएगा। दूसरी तरफ G20, ऐसा तो नहीं है कि कमियां नहीं रही होगी, लेकिन कुल मिलाकर के एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट था। वो इफेक्ट देश के सामर्थ्य को, विश्व को उसके दर्शन कराने में हमारी सफलता थी। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।